वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और आज की वीडियो में हम करेंगे पार्ट 2 अध्याय 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक फॉर क्लास 8th। फर्स्ट पार्ट में हम संश्लेषित रेशों के बारे में पढ़ चुके हैं और इस पार्ट में हम प्लास्टिक और प्लास्टिक के क्या क्या गुण होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप सब प्लास्टिक के बारे में भली भांति जानते हो प्लास्टिक क्या है, तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। प्लास्टिक हूँ मैं, कुर्सी गिलास मग बाल्टी सभी अलग अलग रूप हैं मेरे, एक नहीं अनेक प्रकार से काम में आऊं तेरे, अपने जीवन से मुझे निकालना है नहीं आसान, अपने जीवन से मुझे निकालना है नहीं आसान, हल्का प्रबल कुचालक और चिरस्थायी है मेरा सामान, हल्का प्रबल कुचालक और चिरस्थायी है मेरा सामान, जितने मेरे फायदे हैं उतना है नुकसान, कम प्रयोग करो तुम मेरा वरना एक दिन खो दोगे तुम मुस्कान। तो जी हाँ बच्चों, प्लास्टिक जो है वो हमारे दिनचर्या का एक हिस्सा बन चुका है और इतनी आसानी से हम उसको नहीं निकाल सकते। तो आइए पढ़ते हैं प्लास्टिक के कुछ गुणधर्म और प्लास्टिक होता क्या है। आप घर पर प्रतिदिन काम में आने वाली बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुओं से परिचित होंगे। बिल्कुल आपको पता है बहुत सारी वस्तुएं हमारे चारों तरफ प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं। इस प्रकार की वस्तुओं और उनके उपयोग की एक सूची आप बना सकते हो। संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। हमने संश्लेषित रेशे के बारे में जब पढ़ा तो मैंने आपको बताया था बहुलक क्या होता है, यानी छोटी छोटी इकाइयों से जब एक श्रृंखला बनाई जाती है तो उसको बोला जाता है बहुलक। संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक प्रकार का बहुलक है और सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती है। कुछ में यह रेखीय होती है, इस तरह से एक रेखा की तरह, और अन्य में यह तिर्यकबद्ध यानी क्रॉसबद्ध तरीके से होती है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, ये क्रॉसबद्ध व्यवस्था है जो प्लास्टिक है उसकी इकाइयों की, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव आकारों और साइज़ों में उपलब्ध हैं, जैसा कि आप चित्र 3.7 में देख सकते हो। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि यह कैसे संभव है? तथ्य यह है कि प्लास्टिक आसानी से किसी भी सांचे में ढाला जा सकता है। आप भली भांति परिचित हो कि प्लास्टिक को पिघलाया जा सकता है और इसे आसानी से किसी भी सांचे में ढाला जा सकता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है, यानी प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा सकता है और इसे पुनः प्रयुक्त भी किया जा सकता है। इसे किसी भी रंग में रंगा जा सकता है, इसे पिघलाया जा सकता है, इसे बेल कर चादर में भी बदला जा सकता है, इवन इसकी तारें भी बनाई जा सकती हैं। और यही कारण है कि इसके इतने सारे उपयोग हैं कि आज यह हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। अब अगर हम बात करें तो पॉलीथीन, सभी बच्चों को पता है पॉलीथीन क्या होती है। पॉली जमा एथीन, पॉलीथीन यानी ये भी एक तरह की प्लास्टिक है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियाँ बनाने में काम आती है। अब इसमें अगर आप देखें तो एथीन जो है ये एक इकाई है और बहुत सारी जो एथीन की इकाइयाँ मिलकर क्या बनाती हैं, पॉलीथीन बनाती हैं। तो इस तरह से पॉलीथीन एक बहुलक है। अब आप स्वयं प्लास्टिक के टुकड़े को मोड़िए, क्या ये सभी प्लास्टिक वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं? तो आप ये देख सकते हैं करके। अब इसमें आप देखेंगे कि कुछ वस्तुएं तो सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं, लेकिन कुछ वस्तुएं मोड़ने पर जब आप ज़्यादा बल लगाते हो तो वो टूट जाती हैं। जब हम एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो क्या होता है, ये विकृत हो जाती है। विकृत यानी इसकी शेप जो है वो बिगड़ जाती है। और आपने ये जो है किया भी हुआ होगा कि कुछ बच्चों ने कभी प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी डाला होगा तो आपने देखा होगा उसकी शेप जो है वो बदल जाती है। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, यानी उसकी जो आकार है वो बदल जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, उसको हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। यहाँ पर थर्म का मतलब क्या है? थर्म यानी हीट, ठीक है, जैसे कि नाम है थर्मोप्लास्टिक, तो थर्म यहाँ पर क्या है, ये है हीट यानी ऊष्मा, और प्लास्टिक यानी जो ऊष्मा पानी से प्लास्टिक का आकार बिगड़ जाएगा तो वो कहलाएगा थर्मोप्लास्टिक। अब अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की उदाहरण लें तो पॉलीथीन और पीवीसी,
पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है यहाँ पर? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है इसकी क्या होगी? फुल फॉर्म होगी पीवीसी की। तो पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं और इनका उपयोग हम कैसे करते हैं? इनका उपयोग हम खिलौने, कंघियाँ और इस तरह के जो विभिन्न प्रकार के पात्र हैं वो उनको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। दूसरी ओर अब आप सोचेंगे कि फिर वो कौन से प्लास्टिक हैं जो गर्म करने पर उनकी जो आकार है वो नहीं बदलता, यानी उनकी शेप वो विकृत नहीं होती। तो ऐसे प्लास्टिक जो हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं, जिनको केवल एक बार ही सांचे में डाला जा सकता है और फिर ऊष्मा देकर उन्हें नरम नहीं किया जा सकता, उन्हें पिघलाया नहीं जा सकता। तो ऐसे जो प्लास्टिक होते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के आप दो उदाहरण ले सकते हो। उदाहरण क्या होंगे? दो उदाहरण हैं बेकेलाइट और मेलामाइन। ठीक है, दो उदाहरण है हमारे पास, बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट जो है वो ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। आपको सुचालक और कुचालक के बारे में पता है। ठीक है, तो वो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है, यानी उसमें से विद्युत और ऊष्मा जो है वो गुजारी नहीं जा सकती। तो ये इससे फिर क्या बनेगा? इससे बनता है बिजली के स्विच। आपने अपने घर में बिजली के स्विच देखे हैं, वो सभी स्विच बेकेलाइट के बने होते हैं। विभिन्न बर्तनों के हत्थे देखे हैं, आदि बनाने में काम आते हैं। मेलामाइन जो है वो भी एक बहुउपयोगी पदार्थ है और यह आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा इसके अंदर ऊष्मा को सहन करने की क्षमता जो है, ऊष्मा को ये सहन ज़्यादा कर सकता है, इसकी क्षमता ज़्यादा होती है। इसलिए यह फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के उपयोग में लाया जाता है, जो आग को प्रतिरोध करते हैं। चित्र में आपको थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक के कुछ उपयोगों के बारे में दिखाया गया है। तो इस तरह से ये आपने देखा है, इस तरह से कुकर और बर्तनों के हत्थे जो है वो बनाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह की प्लेट जो है, ये बिजली के स्विच जो है ये बेकेलाइट के बनाए जाते हैं। ये प्लेटें ये मेलामाइन की बनाई जाती हैं। और इस तरह से आप देख सकते हो कि किस तरह से थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक के हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें विकल्प पदार्थ प्लास्टिक, यानी आज यदि हम कोई खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के संचयन के बारे में सोचें तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक लगते हैं, क्योंकि इनको साफ़ करना इजी है, लंबे समय तक चलते हैं, सस्ते हैं। तो ये सारी बातें हैं, तो ये सब बातें हम पढ़ेंगे। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण उनका हल्का भार, कम कीमत, अच्छा सामर्थ्य और उपयोग में आसानी है। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कार, वायुयान और अंतरिक्ष यान में भी किया जाता है। उपयोगों की यह सूची असीमित है। ठीक है, हमने पहले ही कहा कि जो प्लास्टिक है उसका हम इतना उसके ऊपर निर्भर हो चुके हैं कि उसको अपनी ज़िंदगी से निकालना इतना आसान नहीं है। यदि हम चप्पल, फर्नीचर और सजावट के सामान की बात करें तो यह सूची भी असीमित है। आइए अब हम प्लास्टिक के अभिलाक्षिक गुणों के बारे में विवेचना करें। तो सबसे पहला गुण जो प्लास्टिक का हम पढ़ेंगे वो है प्लास्टिक अभिक्रियाशील है, यानी प्लास्टिक जो है वो अभिक्रिया नहीं करता। आप जानते हैं कि लोहे जैसी धातुओं को जब नमी और वायु में खुले स्थान पर छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है? उनमें जंग लग जाता है। लेकिन प्लास्टिक में जंग नहीं लगता, क्योंकि प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते। उनका संक्षारण आसानी से नहीं होता। संक्षारण यानी वो जो है उनकी सतह वो खराब नहीं होती। इसलिए इनका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु भी किया जाता है। इसलिए हम इनका उपयोग जो है रसोई घर में सामान डालने में और बहुत से रसायनों को भी इसमें जो है स्टोर करके रखा जाता है। दूसरा जो इसका गुण है वो ये है कि प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। हल्का होता है। पूर्व काल में उपयोग में आने वाली बाल्टियों के बारे में अपने माता पिता और दादा दादी से आप बात कर सकते हैं। किस पदार्थ की बनी बाल्टियाँ और मग आज भी आप उपयोग में ला रहे हैं। प्लास्टिक पात्रों के उपयोग में लाने से क्या लाभ है? क्योंकि प्लास्टिक बहुत ही हल्का है, प्रबल है, चिरस्थायी यानी लंबे समय तक जो है ये खराब नहीं होता। विभिन्न आकार और साइज़ों में ढाला जा सकता है, मजबूत है। तो ये सभी कारण हैं जिनकी वजह से प्लास्टिक जो है हम उसका इतना अत्यधिक उपयोग करते हैं। प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं। ये उद्योग और घरेलू कार्यों में भी व्यापक रूप से उपयोग में लाए जाते हैं।
विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पात्रों की सूची बनाइए जिन्हें आप दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। तो ये आप सूची बना सकते हो। नेक्स्ट जो इसका गुण है वो है प्लास्टिक कुचालक है। आपको कुचालक के बारे में पता है, कुचालक और सुचालक, तो आपने ऊपर सीखा है कि प्लास्टिक जो है वो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। इसलिए जो बिजली के तार हैं वो प्लास्टिक से ढके रहते हैं और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे भी इसके बने होते हैं। तो आपको पता है कि बिजली के जो तार हैं उनके ऊपर प्लास्टिक के कवर चढ़े हुए होते हैं क्योंकि प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। क्या आप जानते हैं प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है? इनके उपयोग के कुछ उदाहरण हैं दवा की गोलियां, टिक्कियों को पैक करने हेतु, घाव को सीने हेतु धागे जो यूज़ किए जाते हैं, सिरिंज, चिकित्सकों के दस्ताने, सभी प्रकार के चिकित्सीय यंत्र जो है वो प्लास्टिक के बनते हैं। इसके अलावा माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लाए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थ को पका देती है परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती है। तीसरा अगर हम पढ़ें टेफ्लॉन, टेफ्लॉन जो है वो एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। तो यह भोजन पकाने वाले पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम आते हैं। आपने नॉन स्टिक बर्तनों के बारे में सुना है, तो जो नॉन स्टिक बर्तन है उस पर जो परत चढ़ाई जाती है वो टेफ्लॉन की चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है अग्निशय प्लास्टिक। यद्यपि संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और वो शरीर से चिपक जाते हैं, परंतु यह जानना आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा कि जो आग बुझाने वाले कर्मचारी हैं उनके जो कपड़े होते हैं उनके ऊपर मेलामाइन की परत चढ़ा दी जाती है जिसके कारण वो अग्निरोधक बनती है। ठीक है, आपको पता है मेलामाइन जो है वो ऊष्मारोधी है और ऊष्मारोधी होने के कारण ही जो कपड़े हैं कर्मचारियों के कपड़े वो अग्निरोधक हो जाते हैं। नेक्स्ट 3.6 प्लास्टिक और पर्यावरण। जब हम बाजार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैली में लपेटी वस्तुएं मिलती हैं। यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है, फिर यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है और प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है। क्यों? क्योंकि बच्चों देखो, जो भी प्लास्टिक है वो हमारे अत्यधिक प्रयोग में लाया जा रहा है और साथ साथ हम प्लास्टिक को इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, फिर वो जो है कूड़ेदान में जाता है। कूड़ेदान से उसको निपटान करना बहुत मुश्किल है, इसके ऊपर पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। तो जो पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। यानी जैसे केले के छिलके हैं या गली सड़ी सब्जियां हैं वो जीवाणुओं के कारण क्या हो जाती हैं? अपघटित हो जाती हैं, जिन्हें हम जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। लेकिन जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते वो कहलाते हैं जैव अनिम्नीकरणीय कहलाते हैं। ठीक है, जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय। तो जो अपघटित हो जाएंगे वो जैव निम्नीकरणीय, जो अपघटित नहीं होंगे वो जैव अनिम्नीकरणीय। तो यहाँ पर एक सारणी जो है दी गई है, आप इस सारणी को देख के पता लगा सकते हो कि कौन से पदार्थ निम्नीकरणीय हैं और कौन से अनिम्नीकरणीय। दो एग्जाम्पल हम इसमें से ले रहे हैं। कागज़ है, तो कागज़ जो है वो 10 से 30 दिन में विघटित हो जाता है जिसके कारण यह जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। अगर हम प्लास्टिक थैलियों की बात करें तो प्लास्टिक थैलियों को विघटित होने में कई वर्ष लग जाते हैं जिसके कारण यह जैव अनिम्नीकरणीय कैटेगरी में रखा जाता है। अब क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है तो यह कैसा है? यह पर्यावरण हितैषी नहीं है, यानी ये पर्यावरण का दुश्मन है जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण फैलता है। इसके अतिरिक्त जब इसे संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो यह पूर्णतः जलने में भी लंबा समय लेता है, यानी पूरी तरह से नष्ट करना इसको इतना आसान नहीं है। और साथ ही साथ जब ये जलाया जाता है तो ये भारी मात्रा में विषैली जो गैसें हैं उनको उत्सर्जित करके पर्यावरण को प्रदूषित भी करता है। इस समस्या के समाधान इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? तो यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचना होगा, कपास या जूट के बने थैलों का प्रयोग करना होगा। और इसके लिए आपको पता है सिंगल यूज़ प्लास्टिक कैंपेन भी चला था जिसमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बिल्कुल बंद करने की जो है बात की गई थी। जैव निम्नीकरणीय
और जैव अनिम्नकरणीय अपशिष्ट को अलग अलग इकट्ठा कर सकते हैं हम। उसमें क्या होगा कि जैव निम्नकरणीय जो है वो अलग करने से वो विघटित हो जाएगा, लेकिन अनिम्नकरणीय को दोबारा उसको रिसाइकल किया जा सकता है, उसका पुनः चक्रण हो सकता है। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर है। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। जिन वस्तुओं का पुनः चक्रण किया जा सकता है उनकी आप एक सूची बना सकते हो। अब देखिए, थर्मोप्लास्टिक को पुनः चक्रित किया जा सकता है तो आप इनकी एक सूची बना सकते हो। और पुनः चक्रण के समय कुछ रंग प्रदान करने वाले अभिकर्मक मिला दिए जाते हैं और इससे पुनः चक्रित सामग्री का उपयोग विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु सीमित हो जाता है। एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 5R सिद्धांत, ठीक है, 5R सिद्धांत को हमें याद रखना है। 5R सिद्धांत क्या कहता है? हमें उपयोग कम करिए, ठीक है। पहला R हमें क्या कहेगा? रिड्यूस यानी उपयोग कम करना है। दूसरा R हमें कहेगा रीयूज यानी पुनः उपयोग करना है। कोई चीज़ जो आपकी खराब हो चुकी है उसको आप किस तरह से पुनः उपयोग कर सकते हैं। तीसरा R हमें क्या कहता है? रिसाइकल, रिसाइकल यानी पुनः चक्रित कीजिए, यानी उनको दोबारा से फैक्ट्रियों में ले जाकर उनको पुनः चक्रित किया जा सकता है। चौथा R हमें कहता है रिकवर यानी पुनः प्राप्त कीजिए, ठीक है। और पांचवा R हमें कहता है रीपर्पस, यानी ये भी एक तरह से रीयूज की तरह ही है कि किस तरह से हम जो घर में सामान वेस्ट हो चुका है उसका हम पुनः यूज, पुनः प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो ये सिद्धांत जो है 5RS सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार की आदतें विकसित करिए जो पर्यावरण के लिए हितैषी हों, यानी जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। ये बात हम पहले भी कई बार कह चुके हैं कि प्लास्टिक को पूरी तरह से निकालना आसान नहीं है, ना वो हो सकता है। कुछ ऐसे तरीके अपना के हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। क्या आपने कोई ऐसा कचरे का ढेर देखा है जहाँ पशु, विशेष रूप से गायें, कचरा खा रही हों? खाद्य अपशिष्ट खाने के प्रक्रम में ये पशु पॉलीथीन की थैलियाँ, खाद्य पदार्थों के रैपर भी निगल जाती हैं। क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? प्लास्टिक पदार्थ इन पशुओं का जो श्वसन तंत्र है, जो श्वसन नली है, उसमें उसको बंद कर देते हैं। प्लास्टिक पदार्थ इन पशुओं के श्वसन तंत्र में कंठरोध उत्पन्न करते हैं अथवा आमाशय में एक अस्त्र बनाते हैं और अंततः उनकी मृत्यु का कारण बनते हैं। लापरवाही से इधर उधर फेंकी गई पॉलीथीन की थैलियाँ नालियों को रोक देती हैं। कभी कभी बहुत अधिक लापरवाही दिखाते हैं और चिप्स, बिस्किट और अन्य खाद्य पदार्थों के रैपर सड़क पर, पिकनिक के स्थान पर फेंक देते हैं। क्या हमें ऐसा करने से पहले सोचना नहीं चाहिए? एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में आप क्या उपाय सुझाते हो, ये आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। तो इसके लिए कुछ उपाय गिवन हैं। प्लास्टिक की थैलियाँ जलाशयों में अधिक या सड़क पर नहीं फेंकनी चाहिए। खरीदारी के लिए हमें पॉलीथीन का उपयोग ना करके एक सूती कपड़े का थैला या जूट का थैला लेकर जाना चाहिए। और प्लास्टिक के पदार्थों का उपयोग कम से कम करिए। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के स्थान पर स्टील से बने भोजन रखने के डिब्बों को प्रयोग में लाइए। उससे, क्योंकि प्लास्टिक जो है जितना इसमें अच्छे गुण हैं उतना ही ये हमारी सेहत के लिए हानिकारक भी होता है। तो आइए देखते हैं आपने क्या सीखा। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक प्राकृतिक रेशों की भांति बहुत बड़ी इकाइयों से निर्मित होते हैं जो बहुलक कहलाते हैं। बहुलक अनेक छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं, जबकि प्राकृतिक रेशे पौधे और पशुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, संश्लेषित रेशे पेट्रो रसायन के रासायनिक प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रेशों की भांति इन रेशों को भी कपड़ों के रूप में बुना जा सकता है। संश्लेषित रेशों का उपयोग घरेलू वस्तुएं जैसे रस्से, बाल्टी, फर्नीचर, पात्र आदि से लेकर वायुयान, जलयान, अंतरिक्षयान, स्वास्थ्य सेवा आदि उच्च विशिष्टता वाले उपयोग में किया जाता है। संश्लेषित रेशों के वृत्त निर्माण हेतु उपयोग में लिए गए रसायनों के प्रकार के आधार पर उन्हें रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक नाम दिए गए हैं। ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। विभिन्न प्रकार के रेशे अपनी प्रबलता, जल अवशोषण क्षमता, दहन प्रकृति, मूल्य, चिरस्थायित्व आदि गुणों में परस्पर भिन्नता रखते हैं। यानी वो कितने प्रबल हैं, उनमें जल को सोखने की क्षमता क्या है, वो उनकी जलने की प्रकृति क्या है, उनका मूल्य क्या है, वो कितने लंबे समय तक चल सकते हैं। तो इन सब गुणों में परस्पर जो है क्या है, भिन्नता होती है। आज प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। चाहे घर हो या बाहर, प्लास्टिक सभी ओर है। प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पर्यावरण हितैषी नहीं है।
जलने पर ये गैस उत्पन्न करते हैं। भूमि में डाल देने पर इन्हें विघटित होने में कई वर्ष लग जाते हैं और ऐसा इनकी जैव अनिम्नीकरणीय प्रकृति के कारण होता है। हमें आवश्यकता है कि संश्लेषित रेशों और प्लास्टिक का उपयोग इस प्रकार करें कि हमें उनके अच्छे गुणों का आनंद ले सकें और साथ ही सजीव समुदायों के पर्यावरणीय संकट को कम से कम किया जा सके। आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ करने से क्या होगा, पर्यावरण जो है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और पर्यावरण का नुकसान यानी डायरेक्टली हम उससे इफेक्टिव होंगे। तो बच्चों, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर योर अटेंशन।